वीरेंद्र भाई, ये हम सब लोग बात कर रहे हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं, ठीक है। आपके हिसाब से हम सब ये बात कर चुके हैं, करते रहते हैं कि भाई इनकी फितरत ये है कि किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, सबको निगलने की बात करते हैं, ये सब ठीक है। और ये हकीकत है, इनका स्वभाव है ये अपने को भी काट लेते हैं तो दूसरों की तो कहाँ छोड़ेंगे। ये सब उन्होंने अब तक साबित कर दिया है, प्रूफ कर दिया है, तो उसमें कोई नई बात। तो ये बात तो चंद्रा बाबू भी जानते होंगे, हम जानते हैं, तो नीतीश भी जानते होंगे, वो जो छोटे छोटे एक एक दो दो सीट वाले हैं वो भी जानते होंगे, है ना। तो ये तो निकल जाते हैं, ये खा जाते हैं, ये तो किसी को बख्शते नहीं है। तो फिर वो क्या सोच के इनके साथ जुड़े होंगे? आपको क्या लगता है, क्या सोच? जी बिल्कुल, नमस्कार मयूर भाई और बाकी पैनलिस्ट को भी नमस्कार, हमारे तमाम दर्शकों को भी अभिवादन। ये बात आपकी ठीक है कि जिस तरह का इनका प्रकृति रही है, और मुझे लगता है यही एक बड़ा कारण है कि टीडीपी लगातार यही मांग कर रही है कि स्पीकर का पद उनको दिया जाए। और देखिए, स्पीकर का पद वीरेंद्र भाई, है जी, हाँ, टीडीपी की ओर से कोई इसका वैलिडेशन हुआ है कि हाँ हम ये मांग रहे हैं? ऑफिशियल कोई नहीं, आई देखिए, बात? नहीं ऑफिशियली तो नहीं आई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन लगातार जो खबरें हम लोग सुन रहे हैं और सूत्रों के से बातचीत तो लगातार हो ही रही है। और दूसरा, अगर इन दोनों बातों को भी छोड़ दें कि वैलिडेशन कोई आई है या नहीं, और सूत्र भी नहीं बता रहे हैं, तो भी अगर एक सामान्य आकलन हम लोग अगर राजनीतिक पत्रकारिता में इतने साल से करें, तो जाहिर है कि स्पीकर का ही एक ऐसा पद है जो लेने के बाद कोई भी घटक दल वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। क्योंकि मयूर भाई, जिस दिन चुनावों के नतीजे आए उस दिन भी हम लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि अगर स्पीकर का पद बीजेपी के पास चला जाता है तो ऐसी स्थिति में तो उनको 1 महीने से ज्यादा लगेगा नहीं समय, जब वो अपना 272 का आंकड़ा छू लेंगे। और उसके लिए बहुत आसान है, खासतौर पर 2-3 जो अभी सबसे आसान दिख रही हैं पार्टियां, खासतौर पर जो शिंदे साहब की पार्टी है, एकनाथ शिंदे। अब उस पार्टी को अगर आप देखेंगे तो एकनाथ शिंदे के 7 सांसद टूट करके आ गए, 7 सांसद बने हैं। तो अगर 3 महीने के बाद जब चुनाव में वहां पर बीजेपी और आघाड़ी जाएगी, ये तीनों दल जाएंगे, तो तीनों लोग जब जाएंगे चुनाव में, तो उसके बाद या तो बीजेपी चुनाव जीतेगी या चुनाव हारेगी। अगर बीजेपी चुनाव जीतेगी तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और अगर बीजेपी चुनाव हारेगी तो भी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो सांसद करेंगे क्या? उनके लिए क्या ऑप्शन है? क्योंकि स्टेट में अगर पार्टी वीक हो गई है तो सेंटर में जाहिर तौर पर जब उसका कोई नेता उतना मजबूत नहीं होगा तो उसका टूटना बड़ा आसान हो जाता है, और वहां पर स्पीकर का बड़ा अहम रोल है। महाराष्ट्र में तो हमने अब देखा ही है कि राहुल नार्वेकर ने किस तरीके से एक फैसले को लेकर कितना लंबा समय दे दिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा, तब जाकर के कहीं वो फैसला सुनाया गया। ये दोनों बात हमने देखा, अजित पवार के मामले में भी, एकनाथ शिंदे के मामले में। तो और वही हालात हम देख रहे हैं कि उसी स्पीकर की वजह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बच गई, क्योंकि स्पीकर ने वहां पर ऐसा फैसला लिया जिसके चलते न केवल अपनी सरकार बचाई, बल्कि अभी वहां पर मेजोरिटी के मार्क से ऊपर विधायक जो है वो चुन करके आ गए। और उसके अलावा जो 7 दूसरे विधायक सांसद विधायक हैं, उनके ऊपर भी डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है। आज 3 जो सीट्स खाली हुई थी निर्दलीय उम्मीदवारों की, उनके उपचुनाव की घोषणा भी हिमाचल प्रदेश में कर दी गई है। तो स्पीकर का पद अहम हो जाता है सरकार को बचाने के लिहाज से, एक बात। दूसरा, स्पीकर का पद इसलिए ज्यादा अहम है मयूर भाई, जैसे उस दिन आपने भी बहुत डिटेल में बताया था कि मुख्यमंत्री के तौर पर जब मोदी सदन में आते थे तो किस तरह का एक पूरा आवरण वो ओढ़ के आते थे, किस तरह की तैयारियां की जाती थी। अगर स्पीकर इनकी पार्टी का नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो पूरा जो जिस तरह का उनको चाहिए वातावरण जब सदन में वो आए, उसमें भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। और उसके अलावा जब सदन में कार्रवाई चलती है तो स्पीकर के हाथ में ये बात है कि वो कितने देर किसको बोलने दें। जब प्रधानमंत्री अगर नेता सदन है, अगर वो वहां पर भाषण दे रहे हैं, तो वो कितना देर तक उनको दूसरे जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर कोई उठाए उस सांसद को अलाउ करें ना करें, नेता प्रतिपक्ष को वो अलाउ करें कि कितना देर के लिए बोलना है नहीं बोलना है। तो इतने सारी चीजें होती हैं जहां सरकार को सदन के भीतर रोज विपक्ष के साथ 2-4 होना पड़ता है, और अगर स्पीकर सरकार की मदद करते हैं तो उसमें सरकार को बहुत बड़ी राहत मिलती है। तो स्पीकर का पद बीजेपी इसलिए बहुत जरूरी है कि रोजमर्रा का जो देखिए, सदन के बाहर आप गृह मंत्री हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन सदन के भीतर जाने के बाद तो स्पीकर सुप्रीम है।
वहां पर तो स्पीकर जो डिसाइड करते हैं वही होना है। तो स्पीकर वहां पर सरकार की जो आप इज्जत कहिए या सरकार की जो अगर उनको थोड़ी तरफदारी कर लेते हैं तो विपक्ष न केवल कमजोर होता है। हमने पिछली 2 बार 10 साल से जब बीजेपी की सरकार है तो सुमित्रा ताई जो पहली बार जब स्पीकर बनी थी, उसके बाद ओम बिरला, 10 साल से लगातार हम लोग ये सुन रहे हैं कि विपक्ष को बुलडोज किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज वहां पर उठने नहीं दी जा रही। तो ये अपने आप में लोकतंत्र में, देखिए लोकसभा वो सदन है जहां पर डायरेक्ट लोग चुन करके आते हैं, और वो लोग कौन से मुद्दे उठाते हैं? अपने इलाके का मुद्दा। यहाँ पर 13 महीने तक किसान आंदोलन चला, लेकिन उस पर मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई सदन में। इतना बड़ा कोविड का जिसमें वेव आया, हजारों लाखों लोगों की मौत हो गई, उस पर चर्चा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मणिपुर की हिंसा पर लगातार आवेदन, निवेदन और एजिटेशन करने के बाद भी कोई चर्चा नहीं हुई, तो विपक्ष को हार कर उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना पड़ा। ये क्या है? ये सारा स्पीकर के हाथ में है। इसके अलावा देखिए कितने ऐसे बिल होते हैं जिनको स्पीकर के पास ये ताकत है कि वो उनको मनी बिल के तौर पर ले लेते हैं, और मनी बिल के तौर पर ले लिया तो आपको राज्यसभा की संस्तुति लेने की जरूरत नहीं होती है फिर। तो इतने सारी जब ताकत स्पीकर के पास होती है, रोजमर्रा के जीवन में स्पीकर का अहम कितना रोल है। और देखिए 3 बार सदन को मिलना है 1 साल में, और 3 बार का मतलब मानिए कि 100 दिन, 100 से लेकर 110 या 120 दिन तक सदन जो है वो मिलता है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार को किरकिरी हो गई या सरकार को सवाल जवाब करने पड़ेंगे, वो भी तब जब पहली बार प्रधानमंत्री के सामने एक नेता प्रतिपक्ष होगा, एक मजबूत विपक्ष होगा, जिसमें 100 सीट तो केवल एक पार्टी की है, और अगर तीनों पार्टी की हम बात करें, समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी की और स्टालिन की, तो करीब 100 सीट उनके पास है। तो इतना मजबूत 200 पार्टी अगर 235 लोगों का विपक्ष अगर होगा, तो सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि उनके विचार का वहां पर कोई सदस्य बैठा हो जो उनको बार बार प्रोटेक्ट करे। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर मामला बहुत अटका हुआ है। और फिर सरकार के सामने एक बड़ा संकट ये है कि महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव केवल 3 महीने की दूरी पर है, और 4-5 महीने की दूरी पर झारखंड का चुनाव है। ऐसी स्थिति में अगर विपक्ष, जो कि इस बार बहुत ज्यादा उत्साहित है और बहुत ज्यादा घेरना चाहता है, और सबसे बड़ी बात जेपीसी की मांग करती, यानी विपक्ष जिस दिन सदन के भीतर घुसेगा मयूर भाई, उस दिन उनके हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और जिस तरह जेपीसी की बात की है, 30 लाख करोड़ के बड़े भयंकर घोटाले की बात की है, उस मुद्दे को लेकर जाएगी, तो वहां पर बहुत जरूरी होगा कि सरकार को बचाने के लिए एक उनके विचार का व्यक्ति हो। क्योंकि हमने टीडीपी का देखा कि टीडीपी के जब गति मोहन चंद्र साहब बालयोगी जी जब स्पीकर थे 98 में, आप सबको याद है, 1 वोट से सरकार गिर गई थी। तो और सरकार गिरना तो एक है, मतलब एक काम है कि सरकार गिरना, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में जिस तरीके से सरकार को कई बार किरकिरी होती है, कई बार फजीहत होती है, तो स्पीकर के बिना बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर हों या गृह मंत्री जब भाषण दे रहे हों, तो उनके सामने कोई विपक्ष का आदमी खड़ा हो, कोई भी सांसद खड़ा हो और उनसे सवाल जवाब करे। और उसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तभी होगी स्पीकर की, जब स्पीकर इस बात के साथ तालमेल बिठा पाएगा। अगर दूसरी पार्टी का कोई स्पीकर होगा तो निश्चित तौर पर वो उतना ज्यादा अलाइन तो बीजेपी के साथ नहीं करेगा जितना कि अगर वो निष्पक्षता के पैमाने पर अपना काम करना शुरू करेंगे, फिर तो बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सरकार के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और डिफेक्शन की जहां तक बात है, डिफेक्शन में तो सुप्रीम जो सबसे ज्यादा ताकत है वो स्पीकर के पास है ही। अगर कोई स्प्लिट होता है उसको रिकॉग्निशन देना, अगर स्प्लिट होने के बाद रिकॉग्निशन की दिक्कत आती है तो उसको लंबा कैसे खींचें, कौन सा बिल मनी बिल है वो नहीं बनाए, इतना ज्यादा ताकत स्पीकर के पास है। और इन पॉलिटिकल पार्टी जो घटक दल हैं बीजेपी के साथ में, एनडीए के, उन लोगों को भी इसी बात का पता है कि अगर बीजेपी से बचने का रास्ता यही है कि अगर हमारी पार्टी मर्ज नहीं होनी है, हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी अगर नहीं टूटनी है, तो जरूरी है कि स्पीकर की ताकत बीजेपी की बाहर रहे। मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ा बात है। और एक बड़ी अहम बात ये है मयूर भाई कि सरकार ने मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली, लेकिन अभी तक उनको ट्रस्ट वोट सीक करने के लिए नहीं बोला गया है, उसके लिए समय नहीं दिया गया है कि कौन सी तारीख को वो ट्रस्ट वोट सीक करेंगे। तो ये बात भी थोड़ी सी अटपटी मुझे लग रही है, क्योंकि एक समय निर्धारित किया जाता है राष्ट्रपति की तरफ से। अभी तक उनको जो समर्थन पत्र दिए गए हैं वो तो व्यक्तिगत तौर पर उनको हैंडओवर किए गए हैं, लेकिन असली ट्रस्ट वोट, असली उनके पास कितनी संख्या है, इस बात का फैसला तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे होता है। लेकिन वो नहीं दिया जाना भी मुझे लगता है वो अभी तक नहीं, वो समय निर्धारित नहीं किया गया है। तो जिस दिन वो समय निर्धारित कर दिया जाएगा उसके पहले होगा स्पीकर का चुनाव।
और स्पीकर के चुनाव में इस बात की जानकारी सबको मिल जाएगी कि इस सरकार के पास कितना बड़ा नंबर है और एनडीए के घटक दल कितने लंबे अरसे तक उनके साथ चल सकते हैं। आज की जो स्थिति है, अगर 235 जो इंडिया का नंबर है और उसमें अगर 17 जो अन्य हैं, उसमें से एक बड़ी तादाद जो है जिसमें चंद्रशेखर रावण है, वो भी मुझे लगता है बीजेपी के सहयोगी नहीं बन पाएंगे, और ओवैसी हैं, प्लस 7 जो निर्दलीय हैं, तो इनमें से अधिकतर लोग कांग्रेस पार्टी या जो उनका इंडिया अलायंस है उसके साथ जाने वाले दिख रहे हैं, जाएंगे कहां पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर अपना उम्मीदवार विपक्ष ने भी उतार दिया तो उसी दिन रस्साकसी हो जाएगी, उसी दिन इस बात का फैसला होगा कि किसके पास कितना जोर है। और अगर कहीं विपक्ष ने अगर चाल खेल के एनडीए के घटक दल के किसी उम्मीदवार को अपना समर्थन दे दिया, ऐसे में क्या होगा? तो इस तरह से क्या है सर, ये कई चीजें अभी होने वाली हैं, और उस बीच में जो अजीत पवार वाला घटनाक्रम है उस पर भी सबकी नजरें हैं।